हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का वाइवा टाइप क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है सॉल्ट एनालिसिस पर, जो कि हमारा एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रोजेक्ट है। अब वो सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग किस तरीके से रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, आखिर ये रेडिकल है क्या, एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में टाइट्रेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो पिछले वीडियो में छूट गया था, उसका भी यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर आप ये जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा टाइप क्वेश्चन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का आज हम सभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस क्या है? इट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम किसी भी सॉल्ट का हम कैटायन और एनायन को फाइंड आउट करते हैं। ये पता करते हैं कि हमारे सॉल्ट में कैटायन एनायन की वैल्यू क्या होगी, उसी को बोला जाता है सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट एनालिसिस को समझने के लिए मान लिया हमने किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया, और जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, और कैटायन सोडियम प्लस एंड एनायन OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। तो जो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। वैसे ही अगर एक्वस सॉल्यूशन में HCl को अगर मैं डिसोसिएट कराऊं तो जाहिर सी बात है किसका फॉर्मेशन करेगा, H+ एंड Cl नेगेटिव का। तो Cl नेगेटिव हमारे किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिडिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी सबस्टांस को अगर हम डिसोसिएट करते हैं और जो कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होता है वह एक तरीके से रेडिकल की तरह बिहेव करता है। रेडिकल का मतलब ही होता है विच कैरीज चार्ज, जो चार्ज को कैरी करता हो उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो मैंने कोई सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट को मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल क्या ले लिया, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड आपको सॉल्ट मिल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। अच्छा, वाटर में डिसॉल्व क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इनको डिसोसिएट करने के लिए मुझे मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अब मीडियम हमने क्या ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। अब वाटर में जैसे ही NaCl को मैंने डिसोसिएट कराया तो यहां पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि हम लोग को क्या बोलते हैं, कैटायन को बेसिक रेडिकल और एनायन को क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। तो सिंपल से फंडा ये है, किसी भी सॉल्ट को अगर हम डिसोसिएट कराते हैं एक्वस मीडियम में तो जो कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। और ये भी ध्यान देना, जो कैटायन होगा उसको बेसिक रेडिकल बोलेंगे और जो एनायन होगा उसे हम एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि आखिर ये एसिडिक रेडिकल कितने टाइप के होते हैं और इसके कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट हैं जिसके बेसिस पे वो तरह तरह की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता है, या स्मेलिंग दे सकता है, या आपका गैस रिलीज कर सकता है, जिसके वजह से हम फाइंड आउट कर सके कि हमारे सॉल्ट में कौन सा एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है। तो एसिडिक रेडिकल को हम लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पे मैंने क्लासिफाइड किया है। अगर हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हमारा सॉल्ट सॉल्युबल है तो इसमें कार्बोनेट भी हो सकता है, इसमें सल्फाइड भी हो सकता है, इसमें नाइट्राइड होने के भी चांसेस है, और भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट जो एसिडिक रेडिकल है, मैं इसको बस डिफाइन करते जा रहा हूं। अगर मान लो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर मैंने सॉल्ट को क्या कर दिया, डिसॉल्व करा दिया, तो उस कंडीशन में क्लोराइड, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एसीटेट जैसे एसिडिक रेडिकल की चांसेस होने की है। अगर मान लो हमने अगर सल्फेट का या फास्फेट का अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो इंडिपेंडेंट रेडिकल होते हैं, इसमें कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो इसके बेसिस पे भी हम इस एसिडिक रेडिकल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर मान लो हमने जिस सॉल्ट में अगर कार्बोनेट है तो उसमें हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया और ऐड करने पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज आउट होता है और हमारा लाइम वाटर को क्या कर दे, मिल्की करे, तो कंफर्म है इनके सॉल्ट में कार्बोनेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्योंकि मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि हमें कौन सा मिनिमम या बोल सकते हैं कि बेसिक मेथड यूज करें जैसे हम फाइंड आउट कर सके कि हमारे सॉल्ट में कौन सा एनायन प्रेजेंट है। तो ये पहला तरीका है कार्बोनेट को फाइंड आउट करने का। अगर मैं दूसरा तरीका की बात करूं तो अगर हमने सॉल्ट में अगर सल्फाइट है तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे और जैसे ही पंजेंट स्मेल आया तो समझ जाना कि इसमें सल्फाइट होने की चांसेस है। और अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया तो 100% चांसेस है कि इनके सॉल्ट में सल्फाइट ही प्रेजेंट है। वैसे ही अगर मुझे नाइट्राइट को कंफर्म करना है तो इनका क्या बेसिक टेस्ट हो सकता है, अगर हमारे सॉल्ट में नाइट्राइट प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना है और जैसे ही रेडिश ब्राउन गैस का फॉर्मेशन करे तो चांसेस है कि इसमें क्या हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है। और कंफर्म करने के लिए हमने फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप करा दिया और ब्लैक कलर का फॉर्मेशन कर दिया, तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि इनके सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, नाइट्राइट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले एसिडिक रेडिकल को इस बेसिक मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारा कोई एसिडिक रेडिकल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर डिसॉल्व करे तो किसकी चांसेस है, किससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहला फाइंड आउट हम कर सकते हैं क्लोराइड आयन का। अब क्लोराइड आयन का पहचानने का तरीका क्या है, अगर जिस सॉल्ट में अगर क्लोराइड आयन है तो उनके सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब में, और जैसे ऐड किया इसमें भी पंजेंट गैस बनेगा, पंजेंट गैस इवॉल्व होगा और ये वाइड फ्यूम की तरह दिखेगा, तो चांसेस है कि इनके सॉल्ट में क्लोराइड एसिडिक रेडिकल के रूप में प्रेजेंट है। वैसे ही अगर सॉल्ट में अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और यहां पर क्या किया, नाइट्रेट को अगर फाइंड आउट करना है तो नाइट्रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, फिर वाल की बेसिस पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसी कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारे सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मुझे ब्रोमाइड को फाइंड आउट करना है कि इसमें ब्रोमाइड प्रेजेंट है तो इनके सॉल्ट में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और रेडिश से ब्राउन वेपर का फॉर्मेशन अगर हो गया तो कंफर्म है कि इनके सॉल्ट में ब्रोमाइड होने के चांसेस है। अगर मैं आयोडाइड की बात करूं तो अगर इनके सॉल्ट में अगर आयोडाइड प्रेजेंट है तो जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किया और वायलेट वेपर का फॉर्मेशन करता हो तो इस सॉल्ट में आयोडाइड होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कि हमारे सॉल्ट में एसिटेट क्या प्रेजेंट है तो एसिटेट को कंफर्म करने के लिए इनके सॉल्ट में क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां पर अगर विनेगर स्मेल आता हो, अगर विनेगर स्मेल आएगा तो इनके सॉल्ट में एसिटेट होने के चांसेस बढ़ जाती है। अच्छा, अगर मैंने बेसिक अगर हमने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया, अगर मान लो हमारे सॉल्यूशन में एसिटेट है तो चूंकि एसिटेट एसिडिक एसिड की तरह बिहेव करता है तो एसिडिक नेचर होने की वजह से वो ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इस बेसिक मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सॉल्ट में कौन सा एनायन ग्रुप प्रेजेंट है, हम कैसे एसिडिक रेडिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यूज करना चाहिए क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने कैसे फाइंड आउट कर लिया कि इसमें हमारा कार्बोनेट है, इसमें हमारा क्लोराइड है, नाइट्रेट है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वाइवा में टीचर्स आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, क्या आपने प्रैक्टिकल किया है कि नहीं, आपको एपरेटस के बारे में पता है कि नहीं, क्या आपको रेडिकल के ग्रुप रिएजेंट के बारे में पता है कि नहीं। ये सारा डिटेल जानने के लिए एग्जामिनर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बेसिस पे इन सारी चीजों को आपको याद करना चाहिए। वैसे ही अगर मान लो मुझे किसी सॉल्ट में सल्फेट प्रेजेंट है कि नहीं तो सल्फेट को फाइंड आउट करने का सबसे बेसिक तरीका यह है कि हमने सॉल्ट में क्या कर दिया, डाइल्यूट HCl मिक्स कर दिया
और डाइल्यूट HCl में जैसे ही मैंने बेरियम क्लोराइड 2 ml 3 ml मैंने ऐड किया टेस्ट ट्यूब में, तो उसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर दे, तो समझ जाना कि इनके सॉल्ट में सल्फेट एनायन प्रेजेंट है एज एसिडिक रेडिकल। अगर मैं बात करूं क्या उसमें फास्फेट प्रेजेंट है क्या, उसको कंफर्म करने के लिए हमने सॉल्ट में क्या मिला दिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और साथ में मैंने अमोनियम मोलिब्डेट का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया 2 से 3 ml इन द टेस्ट ट्यूब, और जैसे ही मैंने ऐड किया अगर येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता हो, ये कंफर्मेशन हो जाता है कि इनके सॉल्ट में फास्फेट भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रेडिकल है और इंडिपेंडेंट रेडिकल के लिए कोई भी एसिड फिक्स नहीं होता है। ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था, जिस बेसिक कंसेप्ट से भी हम किसी भी सॉल्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, अगर मुझे कलर के बेसिस पे मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से हमारे कैटायन प्रेजेंट है, तो अगर हमारा कलर अगर ग्रीन है तो उसकी चांसेस है कि सॉल्ट में या तो निकिल होगा या तो फेरस होगा। अगर सॉल्ट का कलर डार्क ब्राउन है तो कंफर्मेशन ये हो सकता है कि इसमें मे बी फेरिक हो सकता है। अगर मान लो पिंक कलर हो गया तो कोबाल्ट 2+ होने के चांसेस है। अगर मैं बात करूं स्मेल के बेसिस पे मुझे अगर मान लो बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करना है, तो अगर ये अमोनिकल है तो ये अमोनिकल स्मेल आएगा। विनेगर हुआ तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। तब स्मेल के बेसिस पे भी हम लोग जो है एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर डेलिक्वेसेंट के बेसिस पे अगर मुझे कंफर्मेशन करना है कि अगर सॉल्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसकी चांसेस जिंक और मैग्नीशियम की होती है। तो छोटी सी बेसिक कंसेप्ट से, कलर से भी, स्मेलिंग से भी, डेलिक्वेसेंट नेचर के बेसिस पे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सॉल्ट में कैटायन या एनायन क्या प्रेजेंट है। क्या ये तरीका आपको समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू को आप समझ लें और याद कर लें, ये एग्जाम के टाइम में बहुत काम करता है। अच्छा, और इसको डिफाइन करें हम, अगर हम ट्रिक की बात करें कि सॉल्ट एनालिसिस को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, जो भी आपके एग्जाम में अननोन सॉल्ट मिलता है, क्योंकि अननोन सॉल्ट कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है कि आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आपको बैच वाइज हर रोल नंबर के बेसिस पे आपको एक पुड़िया के फॉर्म में सॉल्ट मिलता है, और उस पुड़िया में नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से मेंशन किया जाएगा, और उसमें कोई भी सॉल्ट हो सकता है जो आपके स्कूल में कराया गया हो। वैसे अगर मैं बात करूं सीबीएसई स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं अधिकतर व्हाइट कलर वाले सॉल्ट होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं जो फेमस सॉल्ट के ग्रुप होते हैं, इसको समझने के लिए आप सिंपल सा फंडा समझ लो। अगर मैं बात करूं कि कैटायन में कौन कौन से बेसिक रेडिकल यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहला आता है अमोनियम, दूसरा आता है लेड, तीसरा आता है एल्युमिनियम, और जो चौथा आता है वो मैग्नीशियम। इन्हीं सॉल्ट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे ही अगर मैं एनायन की बात करूं तो एनायन रेडिकल में, जिसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, उसमें नॉर्मल चीजें क्या यूज किए जाते हैं, कार्बोनेट, क्लोराइड, एसीटेट, नाइट्रेट, सल्फेट, ये जो नॉर्मल जो हमारे एसिडिक रेडिकल हैं ये यूज किए जाते हैं। अब इनसे किस तरीके से अलग अलग सॉल्ट बना सकते हैं, अमोनियम के साथ कार्बन मिक्स करके क्या बना सकता है, अमोनियम कार्बोनेट बना सकता है, अमोनियम क्लोराइड के भी सॉल्ट बन सकते हैं, अमोनियम एसीटेट भी बन सकते हैं, अमोनियम सल्फेट भी बन सकते हैं, वो सारे के सारे व्हाइट कलर के होते हैं। अब सोचो अमोनियम के बेसिस पे हम लोग 4 तरीके से सॉल्ट बना सकते हैं। अगर मैं लेड के साथ करूं तो लेड कार्बोनेट भी बन सकता है, लेड क्लोराइड भी बन सकता है, लेड एसीटेट भी होता है, लेड नाइट्रेट भी होता है, लेड सल्फेट तो होता ही है। मतलब हम इस कैटायन एनायन को कंबाइन करके डिफरेंट टाइप के सॉल्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैं पार्टिकुलर कैटायन का, पार्टिकुलर एनायन का अगर मेथड सीख जाएं कि किस तरीके से हम कैटायन एनायन को सॉल्ट में अगर प्रेजेंट है जो कैटायन एनायन, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, अगर वो ट्रिक अगर सब सीख जाते हो तो जाहिर सी बात है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब यहां पर देखो, अगर आपके एग्जाम में जो भी अननोन सॉल्ट मिलता है,
उस अननोन सॉल्ट में अगर आपने पहला क्या किया, बेरियम क्लोराइड मिला दिया, वाटर में डिजोल्व करके, फिर भी नया ट्रिक बता रहा हूं, आपने सॉल्ट लिया तो वाटर में डिजोल्व करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। यहां पे मैंने मेंशन कराना भूल गया मैं कि इसको बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं, पहले हम लोग टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट एंड वाटर को डिजोल्व करते हैं। अगर सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। लेकिन कुछ सॉल्ट होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल जल्दी नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, ताकि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में तो है नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट में डिजोल्व करके इनके कैटायन एनायन को सेपरेट आउट किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, 1 ग्राम सॉल्ट जो भी आपको मिला उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉयल करते हैं और उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर 10 से 20 ml ऐड करने के बाद से हम लोग फिल्ट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट करके जो सॉल्यूशन बनते हैं, जो सॉल्यूशन बचते हैं, उसी को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल ना हो। लेकिन जो सीबीएसई में, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, यूपी बोर्ड की बात करूं, जो उनके जो सॉल्ट मिलते हैं वो सारे के सारे अधिकतर वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए जब भी आपको इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना हो तो पहला काम करना क्या है कि सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर देना है। अगर मान लो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया और प्लस आपने क्या ऐड कर दिया, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया। और ये भी ध्यान देना, जितना आपको टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट वाटर की क्वांटिटी कम होगी उसकी उतनी ही क्या होती है, ऑब्जर्वेशन मिलेगा। और ऑब्जर्वेशन जितना बेहतर मिलेगा तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि इस एनालिसिस का नाम ही है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, स्मेलिंग देखते हैं। तो इसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमने अननोन सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करके बेरियम क्लोराइड से मैंने डायरेक्ट मिक्स कर दिया, तो कंफर्म है कि अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो उसके चांसेस ये है कि अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट डाइल्यूट HCl के रिस्पेक्ट में अगर प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाए तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा। जैसे सॉल्ट वाटर और बेरियम क्लोराइड मिलाया और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना और व्हाइट प्रेसिपिटेट डाइल्यूट HCl के रिस्पेक्ट में वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो उसके सॉल्ट में सल्फाइड होने के चांसेस है। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता है यहां पर सल्फेट होने के चांसेस 100%, क्योंकि जो सल्फेट बनता है उसका जो प्रेसिपिटेट होगा वो इजीली एसिड में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे मैंने अगर आपको दे दिया सपोज दैट अमोनियम कार्बोनेट दे दिया, तो हमारा अमोनियम कार्बोनेट में अगर मान लो मैंने अमोनियम सल्फेट दे दिया तो अमोनियम सल्फेट के साथ जैसे बेरियम क्लोराइड और यूज करेंगे तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। और बेरियम सल्फेट नॉर्मल एसिड में जल्दी डिसॉल्व नहीं होते। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर अननोन सॉल्ट को मैंने क्या कर दिया, वाटर के साथ तो मिक्स किया, फेरस सल्फेट मैंने ऐड कर दिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मैंने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, आपको रिएजेंट आपके केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, वॉल के बेसिस पे कुछ 2 से 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, और ऐड करने पर अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है तो यहां पर क्या बनने के चांसेस है, नाइट्राइट आयन का बनने का चांसेस है। इनके सॉल्ट में नाइट्राइट आयन है। लेकिन अगर ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो कंफर्मेशन हो गया इनके सॉल्ट में नाइट्राइट नहीं है, क्या है, नाइट्रेट आयन है। नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन बोथ आर डिफरेंट, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अच्छा, ये ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर आपको जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसमें अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है और नाइट्रेट को अगर आपने ब्राउन रिंग से कंफर्म किया है तो एग्जामिनर पूछता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है या किस तरीके से बना। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। अगर मैं मान लो कोई हमारा गिवन सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो पहले हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमने क्या बना दिया, नाइट्रिक एसिड बना दिया। अब वो नाइट्रिक एसिड फिर सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फेरिक सल्फेट बनाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है। नाइट्रिक एसिड खुद गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फेरस सल्फेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया और नाइट्रोसिल कंपाउंड बनाया। NO को क्या बोला जाता है, नाइट्रोसिल कंपाउंड, नाइट्रोसिल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया।
अब ये NO जो है वो फिर फेरस सल्फेट एंड वाटर के साथ कंबाइन होकर एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट सल्फेट। और इस आयरन का चार्ज क्या होता है? +1 चार्ज होता है। हमेशा याद रखना कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 होता है। तो अगर एग्जामिनर अगर पूछ ले कि ब्राउन रिंग क्यों बनता है, अब बोलना कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट सल्फेट, जिस पर आयरन का चार्ज क्या होता है? +1 होता है। इसी की वजह से दो सॉल्यूशन के बीच के जंक्शन में ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी हम किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट में नाइट्रेट आयन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने क्या कर दिया, जो अननोन सॉल्ट है इसमें मैंने वाटर डिसॉल्व कर दिया और साथ में हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दिया। अगर ये व्हाइट कलर का फॉर्मेशन करता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है या व्हाइट फ्यूम देता है, उसमें क्लोराइड होने के चांसेस है। अगर पेल येलो है तो ब्रोमाइड बनाएगा, अगर येलो है प्योर तो आयोडाइड होने के चांसेस ज्यादा है। भाई इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारे सॉल्ट में क्या हो सकता है। तो उस बेसिक कंसेप्ट को बताने के लिए ये भी एक ट्रिक यूज किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है कि हमारे सॉल्ट में एनायन वाला पार्ट को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, फिर इसके बाद क्लोराइड के लिए एक बहुत बेहतर टेस्ट होता है, इसको बोला जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से बताया कि एग्जामिनर दो चीजों का बहुत ज्यादा डिस्कशन करता है। कहता है कि ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, या उसके कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, या अगर आपके सॉल्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड को आपने फाइंड आउट कैसे किया, और फाइंड आउट करने का सबसे फेमस कोई रिएक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या करते हैं, जो गिवन सॉल्ट होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वो रिएक्शन करके क्या बनाता है? क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करता है। याद करो, इटार्ड रिएक्शन क्लास 12th में अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पढ़ा होगा तो हम लोग इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। इटार्ड रिएक्शन क्या करता है? टालुइन से बेंजल्डिहाइड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। अब क्रोमाइल क्लोराइड का क्या होता है? ये रेड वेपर का फॉर्मेशन करता है। और उस क्रोमाइल क्लोराइड का फिर अगर मैंने बेसिक कि हमारा क्या होता है? येलो सॉल्यूशन होता है। और उस येलो सॉल्यूशन को जैसे मैंने लेड एसीटेट के साथ मिक्स कराया तो क्या बनाता है? लेड क्रोमेट बनाता है। और लेड क्रोमेट का कलर क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट होता है। और येलो प्रेसिपिटेट के बेसिस पे अंदाजा लगाते हैं इनके सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्योंकि क्लोराइड आयन ही जो है वो इस तरीके से येलो प्रेसिपिटेट देता है। क्योंकि अगर NaCl नहीं होगा तो जाहिर से बात है कि क्रोमाइल क्लोराइड नहीं बनेगा। और जब क्रोमाइल क्लोराइड नहीं बनेगा तो सोडियम क्रोमेट नहीं बनेगा। जब सोडियम क्रोमेट नहीं बनेगा तो कैसे लेड क्रोमेट बन सकता है? तो आपको 3-4 कंपाउंड का नाम याद करना ही है कि अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट में अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो हमने क्या किया? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड हमने एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया। जो आपको सॉल्ट मिला उस सॉल्ट में आपने क्या किया? पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया और साथ में हमने सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। जैसे ऐड किया तो रेड वेपर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? रेड वेपर का फॉर्मेशन होगा। और ये रेड वेपर का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? रेड वेपर का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमाइल क्लोराइड की वजह से हो रहा है। अब ये क्रोमाइल क्लोराइड को जैसे ही हमने क्या कर दिया, फिर इसमें क्या मिला दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो हमारा सॉल्यूशन किसका बन गया? येलो सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? येलो सॉल्यूशन बन गया। और येलो सॉल्यूशन हमारे किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? सोडियम क्रोमेट बन रहा है। और जैसे सोडियम क्रोमेट को मैंने लेड एसीटेट मिक्स कर दिया, उसी टेस्ट ट्यूब में मैंने लेड एसीटेट का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, तो किसका फॉर्मेशन किया? लेड क्रोमेट। और लेड क्रोमेट का कलर क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट। कई बातें आपको सबको समझ में आ रहा है? ये भी क्रोमाइल क्रोमाइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इक्वेशन को आपको याद करना है।
अच्छा, अगर मैं कहूं कि अगर मान लो हमारे जो सॉल्ट अननोन सॉल्ट है, उस अननोन सॉल्ट में मैंने क्या मिला दिया, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन मिला दिया और उसमें मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दिया, तो अगर ब्रिक इफेरेसेंस का फॉर्मेशन करता है तो कंफर्मेशन ये हो जाता है इनके सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है। इतने सारे तरीके मैंने आपको बताए, इन सारे तरीकों को यूज करके भी आप एसिडिक रेडिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट मैंने बताया है वो आप कभी जब भी आप स्कूल जाए, केमिस्ट्री लैब में अगर जाते हो, प्रैक्टिकल करते हो, ये सारी पॉइंट को नोट डाउन करना और ऑब्जर्व करना कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये काम करता है, ये जरूर इसको आप फॉलो अप करें और उसको देखें। अगर मैं बात करूं बेसिक रेडिकल का, जो कि हमारा कैटायन है, बेसिक रेडिकल क्या है हमारा, कैटायन है, और कैटायन को फाइंड आउट करना है तो पहले आपको कैटायन के बारे में पता होना चाहिए कि किस सॉल्ट की कैटायन की वैल्यू जो होती है वो किस ग्रुप में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ग्रुप 0 की बात करूं तो ग्रुप 0 में हमेशा कौन कैटायन आता है, कौन सा बेसिक रेडिकल आता है, अमोनियम आता है। और अमोनियम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन ओरिजिनल सॉल्यूशन में करते हैं। और ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनता है, पहले आप वाटर ऐड किया, वाटर में डिसॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। तो डाइल्यूट HCl ऐड करके सॉल्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया और अमोनिया गैस इवॉल्व हुआ या अमोनिकल स्मेल आया तो मे बी इस सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, अमोनियम प्रेजेंट है। अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट में क्या आता है, लेड 2+ आता है। इसको कंफर्मेशन करने के लिए जो गिवन सॉल्ट है, जिसको मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन का नाम दिया, वो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करना है। अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है तो चांसेस है कि इनके सॉल्ट में लेड प्रेजेंट है। अगर मैं लेड सेकंड की बात करूं तो लेड सेकंड भी दो टाइप के होते हैं, ए भी होते हैं और बी भी होते हैं। ए वाले को हम लोग लेड से और कॉपर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्ट, डाइल्यूट HCl और हाइड्रोजन सल्फर को, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड को जैसे मैंने पास कराया तो अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है तो कंफर्मेशन है कि उसमें हमारा लेड या कॉपर दोनों हो सकते हैं, फिर कंफर्मेशन टेस्ट किया जाता है। अगर मैं ग्रुप थर्ड की बात करूं तो ग्रुप थर्ड में आयरन, चूंकि यहां पे मैं आर्सेनिक छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आर्सेनिक ज्यादा टेस्ट नहीं कराया जाता है और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। अगर मैं ग्रुप थर्ड की बात करूं तो अगर मुझे आयरन और एल्युमिनियम, क्योंकि ग्रुप थर्ड में आयरन 3+, फेरिक और एल्युमिनियम 3+ दोनों आते हैं, उस कंडीशन में जो मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया उसमें क्या मिला है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसको मैंने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद से जो हमारा बीकर होगा उसमें मैंने क्या मिला दिया, सोडियम अमोनियम क्लोराइड 2 से 3 ग्राम आपको मिलाना है। फिर इसको कूल करना है, कूल करने के बाद से आपको 4 से 5 ml क्या मिलाना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया तो अगर रेडिश प्रेसिपिटेट बनता है तो चांसेस फेरिक का है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो एल्युमिनियम की चांसेस है। ये भी एक बेसिक तरीका है आप आयरन, फेरिक को और एल्युमिनियम 3+ को फाइंड आउट करने का। अगर मान लो अगर हमको फाइंड आउट करना है ग्रुप फोर्थ में कौन कौन से कैटायन आते हैं, तो हमारा कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, दोनों का चार्ज 2+ होता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए इफ नो प्रेसिपिटेट अबव, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ऊपर अगर नहीं होता है फिर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं। अगर डल व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो चांसेस है कि ग्रुप 4 के एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर मैं ग्रुप 5th एलिमेंट की बात करूं, ग्रुप 5th में कौन कौन से हमारे कैटायंस आएंगे, तो यहाँ पे बेरियम आ सकते हैं, स्ट्रांसियम आ सकते हैं, कैल्शियम आ सकते हैं। तो बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करना, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया है सॉल्ट का उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, पहले आपको बॉयल करना है तो अमोनियम क्लोराइड को ऐड करना है, फिर कूल करके आपको क्या मिलाना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ आपको अमोनियम कार्बोनेट ऐड करना है। और सीक्वेंस वही होना चाहिए, सीक्वेंस इधर से उधर नहीं करना, अगर इधर से उधर करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर जैसे आपने मिक्स किया, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो चांसेस है कि ग्रुप 5th के हमारे जो कैटायन है वो आपको मिल जाएंगे। वैसे ही लास्ट में अगर मैं ग्रुप 6 की बात करूं तो ग्रुप 6 में कौन से कैटायन आते हैं, मैग्नीशियम 2+ आते हैं, मैग्नीशियम आयन आते हैं। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सा कैटायन है जिसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम 2+। उसमें क्या करते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम
सॉल्ट को करते हैं, जैसे मैंने मिक्स किया, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना तो कंफर्मेशन हो जाएगा इसमें सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम कैटायन प्रेजेंट है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम बेसिक रेडिकल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसका पैटर्न जो मैंने फाइंड आउट करने का सिखाया है, सारे कैटायन का, सारे बेसिक रेडिकल का, ये तो याद करना ही है। लेकिन कम से कम ये तो याद कर लो कि किस ग्रुप में कौन सा कैटायन आता है। ग्रुप 0 में अमोनियम आएगा, ग्रुप 6 में मैग्नीशियम आएगा। इनकी वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा कि अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस किया है तो हमारे कौन कौन से कैटायन आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप का रिएजेंट क्या है, यहां पे आप मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है उसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अब एग्जामिनर और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाटर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। हमारे सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा हमारा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है, हम लोग किसे फाइंड आउट करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस से फाइंड आउट करते हैं। क्या है एसिडिक रेडिकल, क्या है बेसिक रेडिकल? सिंपल से फंडा के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल एंड पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो जाहिर सी बात है, जिसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है बेसिक रेडिकल, जिसमें नेगेटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक रेडिकल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक रेडिकल हो गया। व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑर्गेनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर? क्यों हम लोग वाटर में डिसॉल्व कराते हैं? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 78.4 होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? जो भी सॉल्ट को हम डिसॉल्व करते थे इनके अपोजिट आयन में क्या करता है, वो सेपरेट आउट करता है। दोनों आयन को बाहर निकालने का काम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द टू आयंस इन सॉल्ट डिक्रीज, द टू आयंस आर सेपरेटेड। वाटर में इसलिए इसको मिक्स किया जाता है क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे सॉल्ट कैटायन एनायन में जल्दी सेपरेट आउट हो जाएंगे। तभी तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे सॉल्ट में कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है। इसीलिए सबसे सिंपल सॉल्वेंट हम लोग आइडेंटिफिकेशन में किसका करते हैं, वाटर के साथ करते हैं, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, कौन से कलर्ड बेसिक रेडिकल है? तो मैंने बोला कि क्यूप्रिक है, फेरस है, फेरिक है, क्रोमियम 3+ है, निकल 2+ है, कोबाल्ट 2+ है, मैग्नीज 2+ है। ये सारे के सारे कलर्ड बेसिक रेडिकल है जिसका यूज हम लोग केमिस्ट्री लैब में बहुत कम करते हैं। अच्छा, कौन सा बेसिक रेडिकल विच आर एब्सेंट द गिवन सॉल्ट इज व्हाइट? जिसमें व्हाइट कलर का फॉर्मेशन नहीं करता है। जो मैंने ऊपर राइट किया वही नीचे भी हो जाएगा। भाई घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कलर्ड बनाएगा, कौन व्हाइट नहीं बनाता। बात तो दोनों सेम ही हुआ। तो हमारी ये जो सॉल्ट है वो सारे के सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। अच्छा, नेम ऑफ द कलर ऑफ आयरन एंड निकल सॉल्ट। अभी जस्ट मैंने बताया कि फेरस का कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, फेरिक का ब्राउन होता है, निकल का क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। ये कलर के बेसिस पे जस्ट मैंने पहले आपको बताया था कि हम बेसिक रेडिकल को हम लोग कलर के बेसिस पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाई ए सॉल्ट कंटेनिंग लेड टर्न्स ब्लैक इन कलर व्हेन प्लेस्ड फॉर द लॉन्ग टाइम इन लैब? कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसको अगर बहुत टाइम के साथ अगर मैं रख दूं तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, वो लेड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारा क्या है, लेड एसीटेट है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेड सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी होते हैं तो लेड सल्फाइड बनाता है, और लेड सल्फाइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसलिए लेड एसीटेट को ज्यादा टाइम बाहर नहीं रखा जाता। अब कभी करना, लैब में जाना और लेड एसीटेट के सॉल्ट को कहीं छिपा देना, 2-4 दिनों बाद देखोगे वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो जाएगा? क्योंकि लेड सल्फाइड बनाता है। अच्छा, फ्लेम टेस्ट की बात करूं, देयर इज द फ्लेम टेस्ट, द सोडियम इंपोर्ट येलो कलर टू द फ्लेम व्हाइल मैग्नीशियम डज नॉट इंपोर्ट एनी कलर। सोडियम कलर देता है फ्लेम के फॉर्म में बट मैग्नीशियम नहीं देता है।
क्यों नहीं देता है? क्योंकि मैग्नीशियम हैव द आयोनाइजेशन, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इट हैज वन मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द 3s ऑर्बिटल। क्योंकि मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, सो इसके इलेक्ट्रॉन कलर में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि वही सोडियम कर पाते हैं। अच्छा, ये फ्लेम टेस्ट क्या है? तो फ्लेम टेस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड इन केमिस्ट्री टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट, प्राइमरी मेटल, आयन, बेस्ड ऑन द एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक इमिशन स्पेक्ट्रम। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन से मेटल्स हो सकते हैं। अगर मैंने फ्लेम के थ्रू अगर मैंने देखा क्रिम्सन रेड का फॉर्मेशन होता है वो लिथियम होगा, येलो बनाएगा तो सोडियम होगा, वायलेट होगा तो पोटेशियम होगा, रूबी रेड होगा तो रुबेडियम होगा, ब्लू होगा तो सीजियम होगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग एलिमेंट को फ्लेम टेस्ट के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ध्यान दे, ये आपके क्लास 12 की बोर्ड प्रैक्टिकल में इस तरीके से फ्लेम टेस्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। What is the नेशनल reagent and where is it used? हम लोग नेशनल reagent कहां यूज करते हैं? तब पहले समझ लें, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम टाइट्रो आयोडेट मर्क्यूरेट, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो K2HgI4 हमारा क्या है, नेशनल रिएजेंट है, यहां पे मेंशन भी है इस सॉल्यूशन, ये मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन टू यूज टू द चेक अमोनियम आयन इन द सैंपल। हमारे सॉल्ट में अगर अमोनियम प्रेजेंट है तो इनके सॉल्यूशन में अगर नेशनल रिएजेंट मिलाओगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है कि हमारे सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, ग्रुप 0 का रिएजेंट प्रेजेंट है। और ग्रुप 0 में कौन सा कैटायन आता है, अमोनियम आता है, जस्ट मैंने पहले आपको बताया। तो अमोनियम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नेशनल रिएजेंट यूज करते हैं। कौन कौन से एसिडिक रेडिकल है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जस्ट मैंने पहले बताया, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, नाइट्राइट है। कौन सा ऐसा एसिडिक रेडिकल है जिससे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से फाइंड आउट करते हैं? तो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, एसीटेट आयंस है। ये भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी वैल्यू को आपको याद करनी चाहिए। व्हाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रीफर while testing acid radical over dilute HCl? डाइल्यूट HCl यूज ना करके हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं? यहां पे मेंशन करता है when the salt is treated with HCl during reaction, the HCl gas is also given out along with the gas evolved by the salt, so that actual gas cannot be identified, where with sulfuric acid no such problem arise. HCl क्लोरीन गैस भी इवॉल्व कर सकता है, और जो गैस हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस गैस के साथ मिक्स हो सकता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐसा कोई गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है, कोई गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू डाइल्यूट HCl। व्हाट हैपन इज इफ केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर? जाहिर सी बात है, लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, जो मिल्की अपीयरेंस देता है। यहाँ पे मेंशन भी किया है कैल्शियम कार्बोनेट अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ अगर ज्यादा ही मैंने यूज कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ज्यादा मैंने अगर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर दिया एक्सेस फॉर्म में तो ये जो मिल्की अपीयरेंस है वो भी गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर एनी गैस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच टर्न्स लाइम वाटर रैपिडली? तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी कर सकता है। सेकंड, अगर आपसे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे कि ऑल नाइट्रेट ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेपर pellet evolve nitrogen gas, what is the function of paper pellet?
तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रिक एसिड कार्बन पेपर के साथ मिक्स करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन गैस होता है। तो अभी आपने क्रोमाइल टेस्ट में भी देखा था, इस टेस्ट में भी देखा है कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में नाइट्रेट प्रेजेंट है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमेशा क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रिक एसिड कार्बन के साथ क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रिंग का फॉर्मेशन कैसे करते हैं नाइट्रेट टेस्ट में। तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन मैंने फेरस सल्फेट के लिया, और फेरस सल्फेट में हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कोई सॉल्ट को मिक्स कर दिया, और उस सॉल्ट में हमने क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया। यहीं पर हमारा क्या होता है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यही है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट सल्फेट। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन करके भी दिखाया हुआ है कि जो हमारा नाइट्रेट आयन है वो फेरस के साथ क्या बनाता है, नाइट्रोसिल बनाता है, और फेरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो हमारे हेक्सा एक्वा फेरेट है वो NO के साथ रिएक्शन के क्या बनाता है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है। जस्ट पहले मैं आपको रिएक्शन करके मैंने दिखा दिया है कि ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन इसी कॉम्प्लेक्स के वजह से जनरेट होता है। आपको इस वैल्यू को भी याद करनी चाहिए। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, तो मैंने जस्ट ये भी बता दिया है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से हम लोग क्लोराइड आयन को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे गिवन सॉल्ट है, अगर गिवन सॉल्ट में क्लोराइड है तो उसमें अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर दिया तो क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है, जो कि रेडिश ब्राउन गैस बनाएगा, और फिर इसको वाटर में डिसॉल्व करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्रोमेट। अगर अब इसकी जगह पर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो भी सोडियम क्रोमेट बनता है, उसका भी कलर क्या होता है, येलो होता है। और जैसे आपने लेड एसिटेट को मिक्स किया तो हमेशा क्या बनाएगा, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। और येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि लेड क्रोमेट बनाता है। जस्ट मैंने पहले आपको बताया हुआ है, वहां पे मैंने अच्छी तरीके से रिएक्शन करके आपको दिखाया भी है, अब उसे भी आप देख सकते हैं। Why original solution is not prepared in concentrated nitric acid? ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्यों डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, क्यों नहीं नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं? तो नाइट्रिक एसिड इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन इन एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल बिकॉज इट इज oxidizing agent which will convert low oxidation cation into higher one, and this cation cannot be recognized in the presence of this acid. वो इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है कि जो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो लो चार्जेस को हाई में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको फाइंड आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है। फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, तो आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? इसलिए अगर किसी भी कैटायन को फाइंड आउट करना होता है, इसमें डाइल्यूट HCl ज्यादा यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट वाले एलिमेंट होते हैं? अगर बात करूं, ग्रुप 0 में अमोनियम होगा, फर्स्ट में लेड होगा, सेकंड में लेड कॉपर आर्सेनिक होगा, थर्ड में एल्युमिनियम फेरिक आयरन 3+ होगा, ग्रुप 4 में कोबाल्ट निकल मैग्नीज जिंक होगा, ग्रुप 5 में बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम होगा, ग्रुप 6 में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, और इनके सारे के सारे क्या ग्रुप रिएजेंट है। और ये ग्रुप रिएजेंट आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ग्रुप में कौन से कैटायन होते हैं और उस कैटायन का क्या ग्रुप रिएजेंट है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आपको याद करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं टाइट्रेशन में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, M1V1 = M2V2, लेकिन अगर केमनोफोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हम ऑक्जेलिक एसिड या मोर सॉल्ट यूज करते हैं, उस कंडीशन में मोल क्या हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, इसलिए इसका फार्मूला क्या हो जाता है, M1V1/N1 = M2V2/N2। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की मोल की वैल्यू क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब यहां पर N1N2 क्या है, मोल है। मान लो ये M1V1 किसका है, तो मैंने ले लिया केमनोफोर का, ये हो गया। ये M2V2/N2 किसका है, तो हमने मान लिया मोर सॉल्ट के ले लिया। उसके बेसिस पे हमने मोल की वैल्यू को पुट करना है और इसके हम कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या ब्यूरेट पिपेट को रिंस करते हैं? हाँ, रिंस करते हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में थोड़ा सा भी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया या कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया तो हम एग्जैक्ट
नहीं कर सकते हैं। जब एग्जिट वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा रीडिंग या स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप ब्यूरेट या पिपेट यूज करें तो उसको रिंस करें। और रिंस करने का तरीका होता है कि जो भी आपने कैमनोफोर यूज किया है, आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला या कोई भी अगर आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो मिड फिंगर में इसको लेना है और इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको मूव कराना है। फिर इसके बाद से इसके स्टॉपर को ओपन करके इनको आप रिंस कर सकते हो। ये भी एक तरीका हो सकता है आप अपने पिपेट ब्यूरेट को रिंस करने का। अगर कहूं कि मोलर सॉल्यूशन क्या है, जाहिर सी बात है कि मोलर सॉल्यूशन मोलरिटी से बना हुआ है। तो मोलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ए लीटर ऑफ विच कंटेन 1 ग्राम मोल ऑफ द सबस्टेंस। अगर 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अगर किसी भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है उसको क्या बोलते हैं, मोलर सॉल्यूशन। इसको हम 1m से डिनोट करते हैं। अगर आपने मैंने कर दिया m/20, इसका मतलब इसकी मोलरिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1/20 हो गई। अगर मैंने लिख दिया मोलरिटी अपान को मैं m/40 का मतलब m/40 मैंने कर दिया तो मोलरिटी का मतलब क्या हो गया, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी की वैल्यू क्या हो गई, 1/40 हो गई। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट to the another in the conical flask in order to complete the chemical reaction involved is known as titration। मतलब अगर हमने ब्यूरेट में अननोन सॉल्यूशन को ऐड किया और कॉनिकल में नोन सॉल्यूशन को ऐड किया, तो अगर हमने नोन सॉल्यूशन से अननोन सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर दिया बाय द रिडॉक्स रिएक्शन आर नोन एज टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन में हमारे कैमनोफोर क्या होता है, एक सेल्फ इंडिकेटर होता है और सेल्फ इंडिकेटर से ही हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि वाटर रेडिकल वाटर क्वालिटेटिव एनालिसिस, कितने टाइप के कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट में, ये सारा डिटेल आपके लैब मैनुअल में मिल सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इनके क्वेश्चन को भी आपको रीड करना है, इसको समझना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कौन सा ऐसा बेसिक रेडिकल है जो कलर शो करते हैं, आयरन का कलर क्या होता है, ये सारा डिटेल मैंने पहले भी बता दिया है। इसे भी आप देख सकते हैं, इनके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये वाटर क्वालिटेटिव एनालिसिस, वाटर रेडिकल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ये भी मैंने आपको मोलरिटी के बारे में एक्सप्लेन कर ही दिया है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि केमिकल बैलेंस कितने मैक्सिमम वेट को वेट कर सकता है, वो 100 ग्राम को वेट कर सकता है। एक राइडर की वेट क्या होती है, 10 मिलीग्राम होती है। राइडर कब यूज करते हैं, जब हमारा 10 मिलीग्राम से कम वेट का हो तब हम लोग राइडर यूज करते हैं। वाटर टाइट्रेशन, वाटर इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज द केमिकल सबस्टेंस विच चेंज कलर एट द एंड पॉइंट। हमारा रिएक्शन कब कंप्लीट होगा वो कलर चेंज करके कौन बताता है, इंडिकेटर बताता है। एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट समझ लो दोज स्टेज व्हेन टाइट्रेशन which as the reaction just complete known as the end point। जहां रिएक्शन कंप्लीट होता है उस पॉइंट को एंड पॉइंट बोलते हैं। और इन पॉइंट को फाइंड आउट करने के हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं। जब भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे ही लाइट पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। और एंड पॉइंट से ही हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ये मोलर सॉल्यूशन क्या है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस जितने भी मैंने डिटेल बताया है ना, इस बेसिक चीजों को वीडियो को पॉज करना, इसके क्वेश्चन को देखना, रीड करना, लर्न करना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना, मैं आपको बता दूंगा। साथ में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रबर कॉक जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, रबर के नहीं होते, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। दे रहा है कि अगर कैमनोफोर के टाइट्रेशन जब करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना ऐड करें तो वो क्या करता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है, बिकॉज मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दे रहा है यहाँ पर, इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी टाइट्रेशन करें तो आपको मोर सॉल्ट या ऑर्गेनिक एसिड के साथ क्या मिक्स किया जाता है, 2 या 10 या 20 ml हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ताकि हमारा जो कैमनोफोर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो MnO2 में ना कन्वर्ट हो जाए, मैग्नीज डाइऑक्साइड में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, वो ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है।
अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को क्यों हीट दिया जाता है? ताकि वो क्या बनाए, जो हमारा जो ऑक्जेलेट आयन है, वो ऑक्जेलेट आयन जो है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं। और जैसे इसको हीट करेंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से जल्दी इवॉल्व होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की इवॉल्व से ही तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पे मेंशन भी करता है कि अगर हम इसको कोल्ड करते हैं तो मैग्नीज 2+ का फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे हमने 60-70 डिग्री सेल्सियस दिया तो ऑक्जेलेट आयन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारे मैग्नीज 2+ जो होते हैं वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। उस ऑटो कैटलिस्ट की वजह से हमारा रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है। लास्ट में व्हाई शुड यू हीट द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन अबाउट द 60-70, ये तो मैंने बता ही दिया है। ये दोनों क्वेश्चन ही लग रहा है यहाँ पर रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं है। मतलब ऑक्जेलिक एसिड को हीट क्यों किया जाता है, इसके रीजन को यहाँ पे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई थिंक आप सभी को चीजें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरीके से आप अपने रेडिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। ये सारे पॉइंट, ये सारी मेथड, ये सारी वाइवा टाइप क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 13 मार्क किसका वेटेज होता है, इसी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का होता है। मैंने ऑलरेडी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। ये आज हमने सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू।